Hello, good evening, namaskar, swagat, Music Veranda में. Let's start this beautiful evening with a lovely song from Shantana. Hi Shantana, and a warm welcome to Parul Divanji and all our Hi, जो आज शाम को जुड़े हुए हैं. Yes, Shantana, what? So I'm starting with the song. मेरे सनम I think there's a network issue at Shantana's end. अपना ये वादा रहा तुमसे न होंगे जुदा अपना ये वादा रहा तुमसे न होंगे जुदा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के ए मेरी जाने वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है साथ तेरे रहेंगे सदा तुमसे न होंगे जुदा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के ऐ मेरी जाने वफा तेरी मेरी जान है. हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है म्यूजिक वेरांडा में. वंस अगेन अ ब्यूटीफुल इवनिंग. और शांतना, यू वर सिंगिंग दिस सॉन्ग. और बहुत सारे ऐसे गाने हैं, ऐसा लगता है कोई ऐसा जन आएगा और हमारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी, गुलजार हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो ये इस तरह के बहुत सारे परस्यूट्स है हमारे जहन में, और म्यूजिक वेरांडा हमेशा ऐसे इश्यूज को, ऐसे टॉक्स को एड्रेस करता है. एंड टुडे वी आर सो हैप्पी दैट वी हैव पारुल देवांशी, who is an author of a book From Mates to Soulmates. Wow, what a lovely subject, what a lovely subject. She's a relationship coach. आप इतना सुंदर काम कर रही हैं पारुल जी, क्या कहें, क्योंकि रिलेशनशिप, जहाँ रिलेशनशिप अच्छी है वहाँ तो पूरी जिंदगी गुलजार है. और बस आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा म्यूजिक वेरांडा के बारे में बताना चाहूंगी. म्यूजिक वेरांडा एक सोलफुल प्लेटफॉर्म है जो हमने शुरू किया था 2020 में, जब समय बहुत डिफिकल्ट था. इट वाज ड्यूरिंग कोविड टाइम्स वी स्टार्टेड इट. And some people who are connected with music, they took the ownership that let us heal the world through music, connection and sharing. So तब से हम लोग बस ये मुहिम हमारी छिड़ी हुई है कि लोगों को हम खुश देखें, हम खुश रहें, क्योंकि हम खुश रहेंगे, that's most important. And we meet every evening from 9 to 10 p.m. at Zoom. And there are people who are joining from villages, from towns, from other cities, from other countries. हम लोग गाने गाते हैं, बातें करते हैं और ही होते हैं. And apart from that, we also do music festivals. We curate music battles जगह जगह, इंदौर में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, जहाँ भी, समलखा, सोनीपत, सब जगह एक बैठक्स होती रहती हैं, जुड़ते हैं. हमारे 2 इनिशिएटिव्स और हैं. एक चौपाल है, which is a dedicated initiative towards senior citizens, and sustainability के लिए एक initiative है Green Veranda, because we believe that the planet should be more beautiful and we should all be more sensitive towards our planet. So that is something from Music Veranda. और Music Veranda के सभी viewers का स्वागत है. और पारुल जी, जितने भी लोग आपको सुनने के लिए फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है. So a very good evening to everyone here. Let's go ahead with this beautiful evening.
देखते हैं ये सोलमेट्स मेट्स ये क्या चक्कर है, ये होते हैं नहीं होते हैं, कहाँ मिलते हैं कैसे मिलते हैं, और मिलते हैं तो कैसी जिंदगी हो जाती है। सो पारुल जी प्लीज ओवर टू यू, कुछ अपने बारे में बताएं, आप इस रिलेशनशिप कोच कैसे बनी, एंड अ लिटिल अबाउट योर बुक। थैंक यू। मैं ना एक पहली बात तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ये म्यूजिक वरांडा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये पता है म्यूजिक हील्स बकर ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ पे हमारे कंट्री के बाहर के लोग तक भी जुड़ जाएंगे। बहुत अमेजिंग चीज है। सो अनिला बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस करने के लिए। और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, ऐसा है कि मैं एक डॉक्टर्स फैमिली में पली बड़ी हूँ। मेरी मदर नहीं है लेकिन मेरी मदर डॉक्टर थी, मेरे फादर भी डॉक्टर है, रिश्तेदार लोग भी डॉक्टर हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बचपन से ना दूसरों को सर्व करते हुए देखा है। और मेरे पेरेंट्स एक डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स रहे हैं जहाँ पर कि उन लोगों को हमेशा से ये लगा है कि हम गरीबों की सेवा कर दें। तो मैंने वो जो सेवा भाव अपने पेरेंट्स में देखा, उस टाइम से मैं मतलब कहते हैं ना वो चीज अनकॉन्शियसली अंदर चली जाती है। मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन साइकोलॉजी किया, अप्लाइड साइकोलॉजी किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया अप्लाइड साइकोलॉजी में, और बच्चों के साथ काम करना चाहती थी। लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था कि हमको बोला जाता था कि भाई चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना है तो फिर इंडिया में कोई स्कोप नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा करके। और बाहर जाने के लिए उस टाइम पे मुझे बहुत डर लगता था, तो बाहर नहीं जा सकी। तो बाय डिफॉल्ट मैंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी करी, कॉर्पोरेट में काम किया, एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया। और हमेशा से जब मैं काम करती थी तो लोगों के साथ बात करती थी, और बात करते करते मुझे कभी नहीं लगा कि कुछ उसका इम्पैक्ट हो रहा होगा। मैं एचआर में थी तो काउंसलिंग तो एक जॉब थी ना, तो मैं तो उसको अपनी जॉब की तरह कर रही थी। मगर मुझे कई लोग आके बोलते थे कि आपकी काउंसलिंग बहुत इफेक्टिव है, आपका बोलना बहुत इफेक्टिव है, मगर तब भी ये रजिस्टर नहीं हुआ। 20 साल निकल गए ये काम करते करते, लेकिन ऐसा रजिस्टर नहीं हुआ कि कुछ मैं बोल रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। एंड जब मैंने स्कूल में काम करना शुरू किया, तब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आर्ट्स की, उन्होंने मुझे आके बताया था कि तुम्हारा बोलने का क्या इम्पैक्ट है, तुम्हें इसका आइडिया है? तब थोड़ा सा रजिस्टर किया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे बॉस इतने अच्छे रहे हैं कि मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे बोला कि पारुल थोड़ा सा और आगे बढ़ो, मास्टर्स के पास जाओ। और इतने टाइम में काम करते करते ना मैंने बहुत सारे, मतलब मेरा एक ड्रीम रहा कि मैं बच्चों के साथ भी काम करूं। बच्चों के साथ काम करते करते एक लड़की ने ये मेरा रास्ता बदला। और वो बच्ची जो है 8 या 9 साल की थी। और जब मैं क्लासरूम में थी और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही थी बच्चों के साथ, तो उस बच्ची को मैंने देखा कि वो मतलब बिल्कुल जैसे स्टैचू होते हैं ना वैसे थी। आ, आ, मतलब पलक भी अगर झपकानी हो तो सोचती थी क्या करूं, हंसना नहीं, बोलना नहीं, कुछ भी बोलो तो ऐसे बिल्कुल स्टैचू की तरह जवाब देना, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं दिखता था मुझे उसकी। इतनी मैंने एक्टिविटीज कराई। फिर मैंने उसके साथ बैठ के 15-20 मिनट 25 मिनट काम किया तो वो अपने फॉर्म में वापस आ गई थी। एंड तो डायरेक्टर बहुत खुश हो गई थी कि देख के कि ऐसा क्या तुमने किया कि ये 15-20 मिनट में, जबकि वो पिछले 6-7 साल से जब से वो स्कूल में एडमिशन लिए है उसको वो वैसा देख रहे थे। तो मुझे उस टाइम पे उनके डायरेक्टर ने बताया कि वो बच्ची जो है अब हर ऑलमोस्ट हर रोज देखती है कि उसकी मदर जो है उसके फादर से मार खाती है। तो वो जो है एक शॉक में रहती है और जिंदगी में खुशी क्या है उसको पता नहीं है। वहां मुझे लगा कि अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे बच्चों के साथ काम करना है, तो ये बच्ची लेकिन जाएगी तो वापस उसी घर में ना, वो तो कैसे कैसे ये निकल पाएगी वहां से। वहां से मैंने सोचना शुरू किया कि फिर मुझे जो है जहां वो सोर्स है ना वहां पे काम करना पड़ेगा। उस तरीके से फिर वो पेरेंट्स के साथ काम करना, पेरेंट्स मतलब कपल्स के साथ काम करना, लेडीज के साथ काम करना, वो जर्नी फिर वहां से शुरू हुई जहां तक मेरा सवाल है। और आपने दूसरा पूछा, बुक। बुक मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैं बहुत लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ।
मासेस तक पहुंचना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि एक बुक ऐसा एक जरिया है जो मुझे मासेस तक पहुंचा सकता है। और बुक में मैंने एक क्लाइंट की अपने अपने क्लाइंट की ट्रू स्टोरी लिखी है, बताने के लिए कि ये इस टाइप की लाइफ सबकी होती है, लेकिन अगर आप उस पर काम करते हो तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो वो बुक उस नजरिए से लिखी गई थी। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कहानी जी, बहुत ही सुंदर। मतलब आप बोल रहे हैं वी कैन एक्चुअली फील कि आप इतने सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज आप इतनी सेंसिटिव है ना, तो और ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो इसको डील करने के लिए वो सेंसिटिविटी, वो एम्पैथी होनी चाहिए, जो आप में देख रही हो, एम्पैथी। थैंक यू। और आपने सही बोला, ये एक जन के लिए बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। दे एवरीबडी वांट्स टू हैव अ हैप्पी लाइफ, हैव हैप्पी कनेक्शंस, सब लोग चाहते हैं सोलमेट्स हो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है ना। करेक्ट करेक्ट। तो कहाँ पे मिसमैच है, ये नहीं समझ में आ रहा है। हाउ वी कैन करेक्ट इट, व्हाट शुड बी, एंड जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहे हैं और डिप्लीट होती जा रही है ये वैल्यूज, ये कनेक्शन, तो प्लीज शेयर, कुछ बताएं इस बारे में, एंड ऑल्सो शेयर व्हाट, जो आपने बुक में, जो क्या बुक में क्या आपका कंटेंट है, सो दैट पीपल कैन रिलेट टू इट एंड दे कैन रीड इट। क्यों ये आजकल ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या किस वजह से हम लोग सोचते हैं कि चलो तोड़ दिया जाए, इसको शादी को तोड़ दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, या रह रहे हैं तो झगड़ा करके रह रहे हैं। ठीक है, देखिए होता ये है कि हम, मतलब अगर मैं आपको बड़े सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो ये होता है कि मान लीजिए एक इंसान, चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है, कोई भी है, ठीक है, एक इंसान जो है, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, तो आपका एक गोल है कि जी मुझे पढ़ना है, आपने पढ़ा, अब मुझे जॉब करनी है, वो वहां करे, मुझे जॉब करनी है, अब मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, अब मुझे अच्छा प्रमोशन चाहिए, अब मुझे अच्छा जीवन साथी चाहिए, ठीक है, अब मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, अब मुझे अच्छी फैमिली चाहिए। हम ऊपर जाते जाते हैं, हमारे गोल्स की तरफ हम देखते चले जाते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ से शुरू हुए और हम धीरे धीरे, लेकिन आपने ये, हम मतलब नोट किया होगा कि जिंदगी में गोल्स रखना बहुत जरूरी है, राइट, बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन हम यहाँ से पढ़ाई खत्म कर लिए, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, हमने सोचा कि हम सोचते हैं कि ये सेटिस्फैक्शन मिलेगी जब जॉब मिलेगी, जॉब मिली अच्छी, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है कुछ टाइम के बाद, नहीं अच्छा प्रमोशन मिलेगा तो मिलेगी, फिर नहीं नहीं चलो अच्छा बॉस मिलेगा तो मिलेगी, फिर आगे बढ़ रहे हैं, चलो अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो सेटिस्फैक्शन आएगी, नहीं आ रही है, अच्छे बच्चे मिलेंगे तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कोई ना कहीं वो डिससेटिस्फैक्शन फिर भी रह जाती है। मतलब हम सेटिस्फैक्शन के लिए, सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, ठीक है, आगे बढ़ना है, लेकिन हम एक बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो हम जो चीज ढूंढ रहे हैं ना, वो हमें नहीं मिल रही, ठीक है। और जब हमको वो चीज नहीं मिल रही है, हमारी टेंडेंसी क्या है कि ये तो मेरे हस्बैंड की वजह से, मेरी वाइफ की वजह से गड़बड़ है, अरे तुम्हारे लॉस की वजह से गड़बड़ है, अरे मेरे बच्चे की वजह से गड़बड़ है, अरे मेरे मेड की वजह से गड़बड़ है, अरे हम गलत जगह पे रह रहे हैं, अरे वास्तु दोष है, मतलब, लेकिन हम सारा वो ब्लेम जो है चारों तरफ डालने लगते हैं कि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी जब नहीं मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक एडिक्शन, व्हाट्सएप एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, ठीक है, फेसबुक में पोस्ट डालो तो एक एडिक्शन की मेरे लाइक्स कितने हैं, उसके लाइक्स कितने हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो सेटिस्फैक्शन ढूंढते ही चले जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्मोकिंग में चले जाएंगे, ड्रग्स में चले जाएंगे, इस टाइप के एडिक्शंस में भी चले जाते हैं, गेमिंग में बहुत एडिक्शन हो जाता है, वहां चले जाते हैं, बट अल्टीमेटली हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं सेटिस्फैक्शन, जिसकी वजह से हम, बिकॉज आपके पार्टनर सबसे ज्यादा आपके नजदीक हैं, आप उनको ब्लेम करने लग जाते हैं। पॉइंट इज कि जब आप ऊपर चलते जा रहे हो, आप ये भूल जाते हो कि एक अंदर जो है ना, इस लेवल पे, बेस लेवल पे, अंदर से एक आपके आवाज आ रही होती है, आप उस आवाज को नजरअंदाज करके ऊपर चलते जाते हैं। एक अंदर से एक नॉक नॉक हो रही होती है,
आप उस नॉक को दबाने के लिए ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, अच्छा अच्छी जॉब ले लूं, अच्छा पार्टनर ले लूं, लेकिन वो आप उस नॉक को जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे, आपको लाइफ में कुछ मिलता नहीं है। और जब नॉक को एड्रेस नहीं करते हो तो सोचते हो शादी तोड़ दो, ये नौकरी छोड़ दो, ये शहर छोड़ दो, ये कंट्री छोड़ दो। आप उसको एड्रेस नहीं करोगे, आप कुछ भी कर लोगे जिंदगी में, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और ये क्या है, ये नॉक क्या है? हमने अपने बचपन से, जब से हम पैदा हुए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ में, ठीक है। और ये एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जहाँ पे कभी हम रिजेक्ट हो गए, कभी हम कंपैरिजन का शिकार बन गए, कभी हमने कुछ करना चाहा तो हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, कभी हमें अप्रिसिएशन नहीं मिला। तो वो जो अंदर वो जो बेस है ना, वो बेसिकली एक इमोशनल पेन है जो बहुत डीप है। तो लाइफ के हर स्टेज में आप पढ़ लिए, आप शादी कर लिए, आपको जॉब मिल गई, कुछ भी मिला, लेकिन वो आप अंदर का जो डीप लेवल पेन है, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करोगे, तब तक आपको देखोगे कि हर जगह आप सफर करते हो, खासकर रिलेशनशिप्स में। बिकॉज रिलेशनशिप लाइफ का एक फाउंडेशन है, और उस फाउंडेशन में आपका इमोशनल पेन बैठा हुआ है जो आपको हर स्टेज में नॉक करते जाता है, और आप बाहर की दुनिया के थ्रू उसको पूरा करते जाते हो। और शादी के बाद ऐसा लगता है कि क्योंकि पार्टनर आपका क्लोजेस्ट होता है, तो आप शादी के बाद ये सोचते हो कि मेरा पार्टनर, इस नॉक जो अंदर हो रही है ना, ये इमोशनल पेन जो है ना, मेरा पार्टनर इसको ठीक कर देगा। लेकिन पार्टनर ठीक इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज आपके पार्टनर का भी तो एक इमोशनल पेन का बहुत बड़ा फाउंडेशन है। तो मेरा मेरा ग्लास खाली, आपका ग्लास खाली, तो हम एक दूसरे का ग्लास कहाँ से भर देंगे? तब प्रॉब्लम आती है, तब हम सोचते हैं कि छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। मगर जब तक आप ये एड्रेस नहीं करोगे, आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, नहीं होता। हाँ, अल्टीमेटली ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। और very beautifully you've answered this deep question. So the deeper, the bigger task is to understand your soul calling. That is what you want to say. यस, यस, डेफिनेटली, बिकॉज वो आपका सोल आपको आवाज देता है अंदर से, Mhm. किसी न किसी फॉर्म में। या तो आवाज आपको अपने मतलब अंदर से आवाज सुनाई देती है, या फिर एक डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, अनइजीनेस ऐसा लगता है, या लगेगा कि कहीं खुशी नहीं मिल रही है, या कभी वो सैडनेस का रूप ले लेगा, कभी होगा जैसे डिप्रेशन हो गया, कभी ऐसा लगेगा कितनी चीजें कर रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है। अलग अलग फॉर्म में वो आवाज आती है, हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। Wow, great. So we have Komal and Shantana also with us. Any questions, Komalji, if you have, Shantana, please, any interaction, because I want this session to be more interactive, though बहुत लोग Facebook पे भी देख रहे हैं. But yes, Komalji, would like to ask something? Or Shantana? Yeah, I would to add something. बात है कि आप अंदर से अगर खुश हो, सारा मतलब निचोड़ यही है कि ना आपको खुद को खुश रखना है, कुछ भी हो जाए। यू हैव टू बी ट्रेन्ड विद योर हैप्पीनेस, यू हैव टू गेट दैट इनर पीस। तब करेक्ट। सब कुछ नॉर्मल होता है, तब सब कुछ लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और अभी तो इतना एक स्पिरिचुअल स्ट्रॉम आ चुका है, पर लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। वो देखने की ताकत लोगों में कैसे आए, बिकॉज मुझे लगता है मुझ में आ गई है। तो मेरे को लगता है कि दुनिया में क्यों नहीं आ रही है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड, कि इनर हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए तो आपको खुद से ही शुरुआत करनी है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पीस, फॉर योर इनर हैप्पीनेस, वॉट यू डू। कंपैरिजन, आपने जो बात कही कि कंपैरिजन लोग करते हैं कि इतने लाइक्स आते हैं और मेरा फोटो पे तो कोई लाइक नहीं, कोई देख ही नहीं रहा है, तो क्यों करना है? करना ही क्यों है? वो पिक्चर आपको पोस्ट करनी क्यों है? अगर आपको उसके बाद परेशान होना है उस पिक्चर के लिए, मत करिए ना पोस्ट। आप जब तक अपने आप से खुश नहीं है, आप दूसरों में खुशी ढूंढ रहे हैं कि वो लाइक पोस्ट कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा।
सोशल मीडिया इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव ऑल्सो। वही है, देखने का नजरिया कैसा है लोगों का। अच्छी चीजें देखो, बुरी चीजें मत देखो। मैं तो इतने सारे मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इतने सारे गुरुज हैं, क्यों इतना मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी। और मुझे लगता है मेरे बचपन में तो इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कोई भी नहीं थे, सिर्फ मेरे पेरेंट्स के अलावा देयर वाज नो, एंड माय टीचर्स, they were nobody else who were teaching us. Cut you short because I have a few more questions. Thanks for adding. Yeah. So yes, so welcome Dinesh ji. Dinesh ji भी join कर Zoom भी join कर रखे हैं. So before seeking there's a question which somebody has sent to me, so I'm just reading this question. Before seeking a soulmate, what should one do upon himself or herself? मतलब बोलते हैं हमें सोलमेट मिलना मतलब ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर क्या काम करना है, इस बारे में कुछ बताएं पारुल। देखिए इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप सोलमेट क्या डेफिनेशन है आपकी सोलमेट की, ओके। और फिर आता है वो ढूंढना कैसे है, ओके। सोलमेट ना एक बहुत बड़ी एक अम्ब्रेला टर्म है, अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो अगर मैं पहले वहां चलूं, चलो पहले मैं आसान वाला आप आंसर बताती हूँ कि भाई सोलमेट ढूंढना है तो करना क्या पड़ेगा। बेसिकली लाइफ पार्टनर ढूंढना है तो करना क्या पड़ेगा, सोलमेट तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, पहले आप ये बता दो, लिख लो, सबको पता होता है लेकिन लिख लो कि आपको वो बंदा या बंदी, उसमें क्या क्वालिटीज आपको नजर आनी चाहिए, आपको कैसी क्वालिटीज चाहिए। सबको पता रहता है ये, लेकिन आप एक बार लिख लें तो बेटर होगा। लिखने के बाद आप उसको, अगर आपने लिस्ट में 5 चीजें लिखी हैं, तो आप एक बार ये देखो कि वो 5 चीजें आपके अंदर है कि नहीं है। आपके अंदर वो अगर 5 चीजें नहीं है तो आप नहीं ढूंढ सकते ऐसा इंसान, ठीक है। अब आपने ये बोला कि वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो मुझे अच्छे से प्यार करे, खूब प्यार करे, मतलब एक अनकंडीशनल लव हो। अरे भाई आप अपने आप से ये पूछिए पहले कि क्या आप किसी को अनकंडीशनल लव दे सकते हैं? किसी को नहीं। पार्टनर को तो बोलोगे आप हाँ हाँ दे देंगे, शादी से पहले तो सभी ये बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपके अंदर वो भाव है अनकंडीशनल लव का कि आप किसी को भी अनकंडीशनल लव दे सकते हो? नहीं है तो कंडीशनल है, तो आप ऐसे ही बंदा अट्रैक्ट करोगे या बंदी अट्रैक्ट करोगे जो कंडीशनल है। आप बोलते हो कि हमारे बीच में बहुत अच्छी मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे अंडरस्टैंड करे। आप लिस्ट बनाइए कि आप कितने लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे बीच में बिल्कुल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप कितने लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ आप लोगों को ट्रस्ट कर पाते हैं, और कितने लोग आपको ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आपने अगर ये 3 चीजें सपोज लिखी हैं तो ये 3 चीजें आप में हैं। अगर नहीं है, डाउट है सपोज दिमाग में, ट्रस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? डाउट। तो आप ऐसा इंसान अट्रैक्ट करोगे जो उसके अंदर भी डाउट है। आप सबको विश्वास नहीं, आप अगर बोलते हैं कि भाई मैं सबको विश्वास नहीं कर सकती, तो फिर आप ऐसे ही बंदा अट्रैक्ट करोगे, वो भी इंसान सबको विश्वास नहीं कर सकता। तो ये क्या गारंटी है कि वो आपको विश्वास कर लेगा या आप उस पर विश्वास कर पाओगे? एक इंसिडेंट होगा और वो विश्वास टूटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई ये लिस्ट है, पहले मैं ये बन जाऊं, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो बन जाओगे तो वो इंसान अपने आप आपके पास किसी न किसी फॉर्म में वो आएगा या आएगी, ठीक है। तो वो आप बोल सकते हैं कि वो आपका पार्टनर है, ओके। दूसरी बात, जब आपने लिस्ट बना ली है ना, तो उसके बाद आप उसको फोल्ड करके ना रख दीजिए और अपने हिसाब से देखिए कि आज मैं इस पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज इस पे, आज इस पे, आज इस पे। जब आप इंसान धीरे धीरे बनने लगते हो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम, जो आपका डेली लाइफ है, आप उसमें फोकस्ड रहो और उस क्वालिटीज के ऊपर काम करते रहो, वो अपने आप आएगा इंसान आपकी लाइफ में, ओके। दूसरा, रही सोलमेट की बात। सोलमेट बहुत बड़ी टर्म है, मैं उसका एक छोटा सा पहलू आपको बताती हूँ। देखिए बेसिकली सोलमेट क्या है कि भाई बहन भी सोलमेट हो सकते हैं, 2 बहनें भी सोलमेट हो सकती हैं, पेरेंट्स और बच्चे भी सोलमेट हो सकते हैं। बेसिकली उस पर्सपेक्टिव से देखो तो
एक दूसरे के लिए केयर जो करे, कंसर्न हो एक दूसरे के लिए, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो उस हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, सोलमेट है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं और हम सोलमेट को देखते हैं उस पर्सपेक्टिव से कि हम लोग बोलते हैं कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए इन टर्म्स ऑफ लाइफ पार्टनर, हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अब सोलमेट, अगर मैं आपको लाइफ पार्टनर को थोड़ी सी देर साइड में रखूं, आपने कभी लाइफ में कोई कोई आपकी जिंदगी में ऐसा आया होगा जो आपको देख के लगा कि अरे यार ये जाना पहचाना है। अब आपने अपने दिमाग की पूरी डिक्शनरी छान ली, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान को मैंने कहीं नहीं देखा है, लेकिन समहाउ ये पहचान, ऐसा लग रहा है जैसे ये पहचाना है या कोई कनेक्शन है इसके बीच में। उसका मतलब बेसिकली ये है कि आपका सोल उसके सोल को पहचान रहा है। बॉडी में आप लोग अलग अलग हैं, नहीं जानते, नहीं पहचानते, लेकिन आपकी आत्मा उसकी आत्मा से इंटरेक्ट कर रही है, उसको पहचानती है। आप इस कॉन्सेप्ट को माने या नहीं, लेकिन वो पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है, तो वो आत्मा आपकी उससे कनेक्ट कर रही है। वो इंसान चला गया लेकिन आपके दिमाग से नहीं उतरेगा, ठीक है। कोई ना कोई लाइफ में एक ऐसा मौका आएगा जब आप दोनों वापस से मिलोगे, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में आप मिलोगे। इमेजिन करो आप मिल गए, जब आप मिल गए उसके बाद एक ऐसे ऐसे फेजेस आएंगे जहां पे वो इंसान कुछ बोले, कुछ करे, कुछ बिहेवियर कुछ भी होना, आपके दो चीजें होंगी। एक तो और भी ज्यादा कनेक्शन महसूस होगा, बहुत प्यार महसूस होगा, एक चीज वो होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि वो बंदे ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया जो आपको पसंद नहीं आया, आपके अंदर तूफान आए, इतना भयंकर तूफान आएगा कि ऐसा लगेगा आत्मा हिल गई। एक इंटरेक्शन में नहीं होगा ये चलेगा, काफी चलेगा, और उस इंसान की एक एक चीज आपको चुभने लगेगी, बहुत परेशान करने लगेगी। बेसिकली उसका मतलब ये है कि और वो बंदा जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसका सोल आपके सोल के साथ कनेक्ट करके, उसका सोल आपके सोल को डेवलप करके ऊपर लाना चाहता है। उसकी आत्मा आपकी आत्मा से कनेक्ट कर रही है कि भैया थोड़ा सा ऊपर उठो, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल पाथ, उस पे उठा रहे। तो आपकी हीलिंग शुरू होती है वहां, वहां हीलिंग जर्नी आती है जो हम अपने प्रोग्राम में भी करते हैं। वहां आपकी हीलिंग जर्नी शुरू होती है, और जितनी बार आपको उस इंसान से झटका लगता है आप उभरते चले जाते हो। लेकिन वो इंसान आपको कितना भी झटका दे दे, आप लोग का कनेक्शन नहीं टूट सकता, नहीं टूटेगा। गुस्सा हो जाओगे, नाराज हो जाओगे, कुछ टाइम बात नहीं करोगे, लेकिन वापस आओगे, और दोनों वापस आएंगे। एक जना वापस नहीं आएगा, दोनों वापस आएंगे। ये इंसान आपके हस्बैंड का रूप ले सकता है, ये इंसान आपकी वाइफ का रूप ले सकते हैं, ये इंसान आपका मेंटर हो सकता है, ये इंसान कोई भी हो सकता है। लेकिन कुछ विश्वास तक टूटेगा, लेकिन वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, और आप इवॉल्व होते चले जाओगे। लेकिन सोलमेट की असली निशानी होगी कि जब आप इवॉल्व हो रहे हो, वो बंदा या बंदी, वो इंसान आपके साथ साथ इवॉल्व होते जाएगा। जैसे जैसे आप इवॉल्व हो रहे हो, वो भी आपके साथ ऊपर आते जाएगा। वो होता है सोलमेट। और वो जरूरी नहीं है कि वो आपका पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, बट सोलमेट असली में वो होगा जो आपकी आत्मा को हिलाएगा। आप उसकी वजह से आप स्पिरिचुअल पाथ में चले जाओगे, और जब वो ग्रो करे, जब आप ग्रो करोगे, तो वो इंसान आपके पीछे पीछे ग्रो करने लग जाता है। फिर आप लोग दोनों साथ में ग्रो करते हैं। दैट इज सोलमेट। अरुण जी, मैं खो गई थी। सच बिल्कुल, आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दिस, और आप बोल रहे हैं आपने इतना रिसर्च किया है, सो ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में ऐसे ऐसा कुछ होता होगा। और इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी अ मेंटर, इट कैन बी समबडी फ्रॉम योर फैमिली। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इट नीड नॉट बी, it need not be husband or your wife, it can be somebody else also in your life who's come for a bigger reason to heal you. So I was just going through a beautiful definition. I would just like to it resonates with what you said.
A soulmate's purpose is to shake you up, tear apart your ego a little bit, show you your obstacles and addictions, break your heart open so new light can get in, make you so desperate and out of control that you have to transform your life, then introduce you to your spiritual master. Yes, wow, Yeah. such a beautiful decode, very nice. हाँ, वो आपका सोलमेट होता है। और हम लोग का ये जो लेडीज आती हैं, हमारी क्लाइंट्स बनती हैं, तो वहां पर ये जर्नी वहीं से शुरू होती है। एंड जब आपके हस्बैंड आपके साथ ग्रो करना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि वो ही आपके सोलमेट है। सो इट कैन हैपन कि भाई है, ऐसा हो सकता है कि इन अ रिलेशनशिप वो हो सकता है कि वो सोलमेट नहीं हो, बट देयर इज अ रिलेशनशिप। तो उस रिलेशनशिप को हम और डीप कैसे कर सकते हैं? Let's like soulmate is another version, you know. Now we are just talking about maybe a connection or a relationship with your children, with your spouse, how we can strengthen the relationship. और दिनेश जी भी हैं, आप कुछ पूछना चाहें तो you're most welcome. Yes, Parul ji, over to you. नमस्कार पारुल जी। नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी। अभी कुछ देर पहले ज्वाइन किया हूँ, लेकिन सुन रहा हूँ नहीं। कोई भी शब्द की परिभाषा कितनी बड़ी हो सकती है वो सुन के अच्छा लगा, और अभी मैं आपको सुन रहा हूँ, आप बताइए। थैंक यू। रिलेशनशिप ना, देखिए ऐसा है, कोई भी रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो कि वो ब्लॉसम करे, ठीक है, तो चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो पेरेंट चिल्ड्रन है, या कोई सी भी रिलेशनशिप है, क्यों अटकती है? क्योंकि रिलेशनशिप जो है ना ट्रांजैक्शनल हो जाती है। तो रिलेशनशिप के दो साइड्स हैं, एक है ट्रांजैक्शनल, एक है ट्रांसफॉर्मेशनल। ओके, ट्रांजैक्शनल में क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये रहता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन फॉर मी, मुझे क्या मिल रहा है। ओके, जब हम ट्रांजैक्शन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, तब उसमें जो है खटास आ जाती है। और एक बार वो खटास आती है तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक कि आप अपने उस नीचे वाले लेवल को नहीं संभालेंगे, तब तक आप उसको नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल में हम लोग क्या होता है कि ना हिसाब रखते हैं, मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ तो आप मेरे लिए ये नहीं कर सकते। मैं आपके पेरेंट्स का इतना ख्याल रखती हूँ तो आपको मेरे घर भी जाना पसंद नहीं, मेरे पेरेंट्स के घर में तो आप जाना भी नहीं पसंद करते, ठीक है। मैं आपकी मम्मी को इतना चीजें बना के देती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, मगर आप तो आपकी मदर तो ऐसा नहीं करती, आप तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते, ठीक है। मैं आपको कितने सरप्राइजेस देती हूँ, बर्थडे सरप्राइजेस या क्या, आपके यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं आता। मैं तो आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, आप तो मेरे साथ नहीं करते। मैंने तो आपके साथ इतनी अपनी सैलरी सब कुछ डिस्कस करी है, आपने तो कुछ नहीं किया। ये है तो ट्रांजैक्शन। ओके, हिसाब किताब रखने से हो जाती है गड़बड़, वो रिलेशनशिप नहीं चलती है। तो आपको कोई सी भी रिलेशनशिप रखनी है, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब यह है कि जो रिलेशनशिप, जैसे हमने बताया कि आपको अंदर से हिला दे सेंस में कि मान लीजिए कि मैं अगर अपने फादर से बात कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे फादर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका मुझे बहुत बुरा लगा। ओके, ट्रांजैक्शन का मतलब हो जाएगा, ठीक है, मैं आगे से बोलने ही नहीं वाली इनसे। ट्रांजैक्शन हो गया कि आप मेरे को बुरा भला बोलते हो या ऐसे ऐसे करते हो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो टिट फॉर टैट हो गया, या ठीक है अगली बार मैं बताऊंगी, मैं भी, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन अगर मुझे मेरे फादर ने कुछ बोला, मुझे उस चीज का बुरा लगा, तो क्या मैं उस हर्ट को खुद प्रोसेस कर सकती हूँ, हील कर सकती हूँ? और अगर मैं हील कर रही हूँ उस हर्ट को और प्रोसेस कर रही हूँ, तो मैं अपने आप में ग्रो करने लग जाती हूँ, अपने आप में एज अ डॉटर ट्रांसफॉर्म होने लग जाती हूँ। और जब मैं एज अ डॉटर ट्रांसफॉर्म होने लग जाती हूँ, तब मैं पीछे देख के मुड़ के देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे फादर ने अगर मेरे साथ ऐसे बोला या मेरे साथ ऐसा किया, तो एक तरीके से तो वो बहुत अच्छा था, बिकॉज उनकी वजह से
मेरी हीलिंग हो पाई। उनकी वजह से मेरा गुस्सा आज की डेट में कंट्रोल में आ गया, बिकॉज ना वो उस दिन सबके सामने ऐसा बोलते, ना मुझे बुरा लगता, और क्योंकि मुझे बुरा लगा और मैंने उसके ऊपर काम किया, आज मेरा गुस्सा अगर कंट्रोल में है तो मेरे फादर की वजह से है, बिकॉज उन्होंने उस दिन सबके सामने मुझे ऐसे कहा था। वो रिलेशनशिप हो जाती है, फिर मेरे मन में ये नहीं आएगा कि ठीक है अगली बार बताती हूँ। तो वो रिलेशनशिप हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशनल। तो अगर हम अपनी रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ या उसको एज अ ग्रोइंग एक्सपीरियंस देखें, ओके, तो हम उस रिलेशनशिप में ग्रो कर पाते हैं, कोई से भी रिलेशनशिप, है ना। देखो रिलेशनशिप्स जो है ना, आपको एक मिरर दिखाती है, एक शीशा दिखाती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे जेलस हो गई, मान लीजिए मैं अनिला से जेलस हो गई, ओके, अब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ उसमें अनिला को कि आपकी सक्सेस की वजह से, मतलब आपको तो नहीं बोलूंगी बट सक्सेस से जेलसी हो रही है सपोज करिए। अगर ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है या टिट फॉर टैट है तो मैं आपसे कनेक्ट नहीं करूंगी, या आपको ऐसे फोरम में बुलाऊंगी जहां पे मैं आपको नीचा दिखा सकूं, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं सक्सेसफुल हूं। तो ये ट्रांजैक्शनल हो गई हिसाब। ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आपने मुझे एक शीशा दिखाया, मिरर दिखाया। क्या मिरर दिखाया? आपने मुझे वो दिखाया है जो मुझे अपने अंदर एक्सेप्टेबल नहीं था और जिसको मैंने सप्रेस कर रखा है, और उस पार्ट का नाम है जेलसी। तो जब मैं अनीला के सामने गई, मेरा वो पार्ट उठ गया, खुल गया, एक्सपोज हो गया। अनीला ने मुझे मेरा वो पार्ट दिखा दिया जो जिसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूं और उसको मैंने सप्रेस किया हुआ है, और वो मेरा पार्ट है जेलसी। तो अगर मैं जेलसी पे काम करना शुरू कर दूं इस तरीके से कि मैं अब अनिला कितनी भी सक्सेसफुल हो जाए, मुझे उसकी सक्सेस से खुशी मिलती है, मैं उसकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हूँ, लेकिन अब मुझे उसकी सक्सेस से जेलसी नहीं है, ठीक है, तो हमारी रिलेशनशिप हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशनल। और मुझे लगता है कि अनिला मेरी अगर लाइफ में आई तो वाह, इसकी वजह से आज मैं कितना ग्रो कर गई। तो रिलेशनशिप्स मिरर्स होती हैं, अगर आप उनको समझें कि अरे इसने मेरे को ऐसा बोला, बुरा लगा, ओके, बट इसने मुझे क्या मिरर दिखाया, इस मिरर में मैंने क्या देखा। आपकी हर रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगी अगर आप ये अप्रोच लेंगे। What a beautiful version, Bhavani. What a beautiful version. It's something like, केकई के कारण भगवान राम भगवान बने, नहीं तो वो राजा राम ही रहते हैं। तो आपने बहुत बड़ी बात बोली, बहुत डीप। यस। सो संगीता जी भी हैं हमारे साथ। नमस्ते संगीता जी। शी इज ऑल्सो अ वेरी डीप पर्सन। गुड इवनिंग। a lot नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। She's a retired teacher from London. मैं अभी फेसबुक पे अभी देख रही थी, तो आपकी बातें सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज और, ये सोलमेट की बात हो रही थी, तो आई थिंक हमने तो फादर की बात की और रिलेशंस की बात की। आई थिंक हमारे जनरेशन में, जैसे एट माय एज, आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर आवरसेल्व्स आल्सो इज इम्पोर्टेंट, मे बी विद द यंगर जनरेशन। आई थिंक अ लॉट एंड वी हैव टू वर्क विद इट अ लॉट एंड लर्न। उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये भी बहुत जरूरी है। एंड प्लस वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू, लाइक चाहे हम अभी रिटायर्ड हैं और वी आर वर्किंग, वी आर वेरी बिजी एंड घर में बहुत सी चीजें होती रहती हैं, तो आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को, अपना सोलमेट के लिए क्या करें। आई वांटेड टू आस्क यू टू be our own soulmates. How can we, so that we can interact with others in a better way? ये भी आई थिंक जरूरी है कि वर्कआउट करना। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। हाँ, तो जैसे जो मैंने शुरू में बताया था कि जब हमारे अंदर एक नॉक आती है ना अंदर से, चाहे वो सैडनेस के फॉर्म में आ रही है या कभी हम बैठते हैं तो चुपचाप बैठते हैं तो एक लोनलीनेस महसूस होती है। सब लोग हैं घर में लेकिन फिर भी एक महसूस होता है जैसे कि लोनलीनेस है करके। तो
हमें अगर खुद का सोलमेट बनना है तो हमें वो वाली आवाज को सुनना पड़ेगा और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो अगर सैडनेस है या डिप्रेशन है या लोनलीनेस है या रोना आ रहा है, तो हमें उस पेन को खुद से टैकल करना पड़ेगा, अटेंशन डाइवर्ट करके नहीं। बुक पढ़ने बैठ गए या म्यूजिक सुनने बैठ गए या कर ये सब चीजें करने बैठ गए, नहीं। पहले लेवल पे आपको उस पेन को एड्रेस करना होगा, जिससे कि बहुत सारे तरीके हैं। माइंडफुलनेस जैसे एक तरीका है ना। राइटिंग एक तरीका है कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं। लेकिन जर्नलिंग करने के टाइम एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपने अगर पेन लिखा है तो उसको दोबारा पढ़ना नहीं है। लिखते लिखते भी उसको पढ़ना नहीं, जो लिख लिया वो लिख लिया, उसको फाड़ के फेंकना है। ठीक है। तो आप उस पेन को जब आप अटेंड करते हैं ना, धीरे धीरे क्या होगा, शुरू शुरू में तो वो पेन उठेगा और उठेगा, क्योंकि अंदर से वो सारा क्रैप निकल रहा है। तो शुरू में तो वो उठेगा, लेकिन वो पीक पकड़ने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने अगर जेलेसी का एग्जाम्पल लिया, वो भी एक पेन है। ठीक है। तो जेलेसी जब एक बार वो हील हो गई, चाहे उसमें 6 महीने लगे, चाहे उसमें 1 साल लगे, चाहे उसमें 2 साल लगे, एक बार वो हील हो गई, वो रेस्ट ऑफ द लाइफ हील हो गई। वहां फिर आप अपने खुद के सोलमेट बनने लग जाते हैं, जब आप एक एक एरिया को टैकल करने लगते हैं। थैंक यू सो मच। So Parunji, what, like, how would you, we all know this is a very big concern. How do you, as a relationship coach, how do you plan to go to more people? आपके क्या कोई workshops होती हैं या क्या, किस तरह से आप, how can people reach out to you? एक तो ये है कि हाँ, मेरी बुक तो खैर है ही। बुक में मैंने कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं कि कैसे आप रीच आउट कर सकते हैं, तो वो एक है। बुक पढ़ेंगे तो बुक में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप उसको भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी एक तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल भी है, पारुल दीवान के नाम से यूट्यूब चैनल है। Go ahead. ओके, सॉरी। पारुल दीवान के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने प्राइमरीली अभी तक रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज डाले हैं, बट ज्यादातर हीलिंग से रिलेटेड डाले हैं, जो कि फर्स्ट लेवल है जहाँ पे आपको काम करना है। और फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक मेरा प्रोफाइल है, जो कि पर्सनल नहीं है लेकिन वो सारा ऑफिशियल है, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें कि कैलेंडर रहता है। तो ये सब तरीके हैं। वरुण जी, अच्छा, जैसा आपने बोला एक तो माइंडफुलनेस है, व्हाट आर द अदर वेज टू हील, एंड लाइक हाउ डू यू थिंक म्यूजिक हेल्प्स इन गेटिंग पीपल क्लोज, मोर कनेक्टेड, और नेचर, या क्या क्या चीजें और कर सकते हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस व्हिच कैन मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग्स? बिकॉज आई बिलीव इफ वी आर बेटर ह्यूमन बीइंग्स वी विल हैव बेटर कनेक्शन. इट्स ऑल अबाउट अस. यस, सो आप कुछ डेली बताएं. बेसिस में मैं आपसे ये बोलूंगी कि दो चीजें बहुत जरूरी हैं, जो मुझे लगता है कि पता है, लेकिन हम लोग फिर भी वो गलती से नजरअंदाज हो जाती हैं। एक तो ये है कि जब आप उठें, जैसे आप सुबह उठते हैं, जब आप पैर जमीन पर रखते हैं, तो अपने मतलब हाथ जोड़ के एक बार बोलना शुरू करेंगे, तो कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड के स्टेटमेंट जरूर बोलिए। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो सुबह उठ के थैंक यू भगवान, कल की रात, yesterday night was very peaceful for me, my family, my society, my city, my country, my earth. अर्थ अगर पीसफुल नहीं है तो आप पीसफुल नहीं हो सकते ना, आपकी कंट्री पीसफुल नहीं है तो नहीं हो सकते। सो थैंक यू God, everything was peaceful last night. Thank you, I had a great sleep last night. Thank you, I have got up with a new day in my life. Thank you, my family has got up with a new day in our lives. Thank you, my family, मतलब ये है कि पूरा आपकी सोसाइटी, सब पूरी, मतलब हम सब एक फैमिली है ना। सोसाइटी ले लो, सिटी, कंट्री, हम सब एक फैमिली है, तो एवरीबडी हैज गॉट अप टू अ न्यू डे। थैंक यू फॉर बेसिक्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है। तो ऐसे करके आप जब रोज बोलेंगे तो कम से कम आप फिंगर्स में काउंट करेंगे तो 10 तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो वो एक चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका माइंड बहुत अलग डायरेक्शन में चला जाता है।
दूसरा, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन में आप क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन में यू आर बेसिकली टर्निंग इनवर्ड्स एंड कनेक्टिंग विद योर सोल। ठीक है, तो मेडिटेशन में कई लोग बोलते हैं हम कर नहीं सकते हैं, थॉट्स आते हैं। थॉट्स अगर आ रहे हैं तो आप ये इमेजिन करिए कि आप एक क्या बोलते हैं, आसमान है। आप अगर आसमान बन जाते हैं तो आपके जो क्लाउड्स हैं वो थॉट्स हैं। तो अपने आप को उस पोजीशन में डालिए कि अब आसमान में हूं, तो थॉट्स को कैसे देख रहे हो? वो क्लाउड्स क्लाउड्स खड़े तो नहीं रहते ना, चले जाते हैं। आप थॉट्स को देखोगे तो वो थॉट्स चले जाते हैं। तो मेडिटेशन में अगर आपको करना है तो बेस्ट ये है कि आप मेडिटेशन करने के टाइम, जो लोग नए सीख रहे हैं, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे आप फोकस करिए और इमेजिन करिए कि आपकी चेस्ट और कॉरस्पॉन्डिंग बैक के बीच में स्पेस है। ये आपका चेस्ट है और उसके उसी के बिल्कुल पीछे बैक में अगर करेंगे तो, हालांकि हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, बोन्स हैं, लेकिन आपको इतना इमेजिन करिए कि बीच में वो खाली जगह है। आप वहां पे फोकस करिए कि एज इफ वो खाली है। तो वहां से आप मेडिटेशन शुरू करिए। वो बेसिकली हार्ट चक्रा है। आप वहां से मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हार्ट, आपको लगता है कितना एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, और वो जगह है जहां से हम प्यार देते हैं और प्यार लेते हैं। तो वहां से शुरू करिए, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए। वो चीज आपको आपसे कनेक्ट करेगी और आपकी हीलिंग बहुत बहुत वहां से शुरू होगी। क्या बात, जर्नी बहुत बड़ी है, लेकिन शुरू वहां से करिए। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू पारुल जी। पारुल जी, एक दिनेश जी से हम लोग एक गाना सुनते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेक दिस मोर। हाँ, यस। थैंक यू नीला जी। प्रणाम देवी सर, नमस्ते पारुल जी। एक गाना सुना देता हूँ रिलेटेड टू सोलमेट। और चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के, राहों में हो झूमे मेरा दिल, तुम्हें लेके बाहों में हो। धड़कनों जुबान दिल छाँव में चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिनेश, ये आपने शायद एक आंसर दिया है, वेरी नाइस। तुम भी चलो, हम थैंक यू। भी चल रहे और जिंदगी। पीछे नहीं मुड़ के देखना है, बहुत जरूरी है हर हाँ रिलेशनशिप में कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। और सही बात। और मैंने एक वो मूवी थी, लव यू जिंदगी, उसमें शाहरुख खान का जो एक डायलॉग, मुझे एग्जैक्टली डायलॉग नहीं याद आ रहा, पर उसका क्रूक्स ये था कि हम एक ही रिलेशनशिप पे बहुत बहुत सारा बोझा डाल देते हैं। अ, हम सोचते हैं कि ये हमारा कॉफी पार्टनर भी ये होगा, फिल्म पार्टनर भी ये होगा, सब कुछ हम उसी रिलेशनशिप पे डाल देते हैं, और वो रिलेशनशिप उतना बोझा उठा नहीं सकती है। तो बहुत सेंसिटिव होती है रिलेशनशिप, तो एक ही रिलेशनशिप पे हमें नहीं डालना चाहिए बोझा, और इट शुड बी वेरी लिबरेटिंग, वेरी ब्यूटीफुल। एंड सो पारुल जी, इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल कन्वर्सेशन, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू म्यूजिक थैंक वेरांडा, यू। एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। एंड आप भी 2 लाइन गाएं, वेरांडा में आए हैं। मैं 2 लाइन तो नहीं, मैं गा तो नहीं सकती, लेकिन एक चीज, जब लोग रिलेशनशिप में इतना स्ट्रगल करते हैं या लाइफ में, हाँ जरूरी नहीं है रिलेशनशिप, लेकिन मान लीजिए अगर लाइफ में भी अगर बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये शायद ये हरबंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां शायद उन्हीं की हैं ये, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो मैं ये चीजें खुद को, खुद की लाइफ में और दूसरों को भी एक यही चीज बताती हूँ कि वो है, एक मिनट, मंजिलों को ये बताने की जरूरत नहीं कि रास्ते क्या थे, रास्तों को ये बता दो कि मंजिलें कहाँ हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। डेस्टिनेशन में पहुंचना है ना, तो कैसे कैसे कहाँ गिर रहे हो, कितना परेशानी है, क्या है, लेकिन बिकॉज जब ये लोग रिलेशनशिप में काम करने आते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत टफ जर्नी है ये, बहुत बहुत टफ जर्नी है, तो उस टाइम पे भी इन लोगों को ऐसा लगता है कि बाप रे कैसे होगा, तब हम ये बोलते हैं कि अपनी मंजिल याद रखो क्या है। हाँ, पारुल जी, एक मेरा ये भी थॉट है कि जो बिलीफ सिस्टम्स हैं और जो सोसाइटी प्रेशर है, दैट्स आल्सो वेरी टू हार्ड, यू नो। तो बहुत सारे लोग दे गेट लाइक, जैसे हमारे सोसाइटी में कोई सिंगल है, तो यू नो उसको प्रॉब्लम, वो इसीलिए ही और शी वांट्स टू गेट मैरिड बिकॉज सोसाइटी प्रेशर्स हैं, या कोई मैरिड है, उसको नहीं, वो डिस्कवर कर पा रहा है अपने आप को उस रिलेशनशिप में, वो उसको वहां से निकल नहीं पा रहा है। सो हाउ विल यू एड्रेस दैट? बेसिकली ये है कि आप अपने अंदर खुद को पहले डिस्कवर करिए, जी। ठीक है। उसके बाद जब आप अपने को डिस्कवर करते हैं, when you get in touch with your own soul, when you address that knock inside you, okay, then you find lot of answers. फिर आप अगर मैरिड नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेन्युइनली, नॉट कि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं। और अगर मैरिड है तो वहां पे भी आपको अंदर से एक रास्ता निकल आएगा उसको निभाने का, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने को, अपने साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे, आपका हर क्वेश्चन का आंसर आपके अंदर से ही आएगा, बिकॉज आपके आंसर सारे आपके अंदर हैं। फिर वो सोसाइटी कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे लोग हैं, उससे आपको फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अंदर से कनेक्ट करना जरूरी है। अरुण जी, while हम लोग प्री मीट में जो बोल रहे थे, आपको बड़ा सुंदर एक एग्जांपल बताई थी फ्लावर ब्लॉसम वाला, आई वांट दैट यू शुड शेयर इट एट दिस फोरम आल्सो। अच्छा, तो हम लोग का ये रिलेशनशिप में जो हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, मैं ये बता रही थी अनिला जी को कि रिलेशनशिप में जब हम काम करते हैं, तो जब हम इतनी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, तो हम एक बिल्कुल अपने अंदर सिकुड़ जाते हैं, सिमट जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि भाई हमारा पार्टनर जो है प्यार करे, लेकिन सिकुड़े हुए और सिमटे हुए फूल को कौन देखता है, नहीं देखते ना। लेकिन जब हम रिलेशनशिप पे काम करना शुरू करते हैं, तो होता क्या है, जब हम वो नीचे लेवल वाले काम करते हैं, नीचे लेवल पर अपने आप को हील करना शुरू करते हैं, अपना ग्लास खुद भरना शुरू करते हैं, और अपने अंदर जब हम वो आंसर्स ढूंढते हैं, तो होता क्या है कि
धीरे धीरे जो है ना हमारे जो हमने इमोशनल पेन की लेयर्स होती हैं बहुत, जैसे बंद गोभी देखिए ना, प्याज देखा ना, लेयर्स होते हैं ना, ऐसे हमारे इमोशनल पेन की लेयर्स होती हैं बहुत सारी। जब हम काम करते हैं उस पे तो वो लेयर्स धीरे धीरे निकलनी शुरू होती हैं, निकलती जाती हैं। वो पेन पेन की लेयर्स हैं जो निकलती जाती हैं। और कोर हमारा जो है, जो अंदर है, उसमें अंदर क्या है? प्यार है। एक न्यूबॉर्न बच्चे को देखेंगे, छोटे से बच्चे को देखेंगे तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो ना बच्चे की तरफ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक प्यार उभर रहा होता है उसके अंदर से। तो जब हम अपनी लेयर्स निकालते हैं तो हमारे अंदर से वो प्यार उभर रहा होता है। और जब आप उसके ऊपर, उस प्यार के ऊपर जब उसको, आपके चारों तरफ से जब वो लेयर्स हट जाती हैं तो वो प्यार जो है ना एक कली के फॉर्म में है जैसे, और वो धीरे 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 आप ब्लॉसम करने लग जाते हैं। हाँ, हेलो। Please mute. Yeah. और वो धीरे धीरे आप ना, एक जैसे कली खिलती है ना, तो आप धीरे 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 आप रिलेशनशिप हीलिंग जब करते हैं तो वो आप फूल की तरह खिलने लग जाते हैं। अब जब आप फूल की तरह खिलते हैं तो क्या आपका रंग है, क्या साइज है, कुछ नहीं, लेकिन आप इतना सुंदर दिखते हैं उस खिलने के टाइम। आपकी खुद की एक फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि सारी दुनिया आपकी तरफ खिंची चली आती है। लोग आपकी तरफ खिंचते हुए चले आएंगे जब आप वो हील करके आप फूल की तरह खिलने लगते हैं। उसमें दो चीजें हो जाती हैं। एक चीज ये होती है कि जब आप फूल की तरह खिलते हो तो आ, मतलब, आई होप ये वर्ड्स यूज करना यहाँ ठीक होगा, कि जैसे मक्खी है, मक्खी अगर फूल के पास आएगी तो वो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, मक्खी वहां से निकल लेगी। मक्खी बैठती है गंद कबाड़ के ऊपर, ठीक है। तो जो भी, अगर मक्खी वहां पे मंडरा रही है तो वो आपके रास्ते से निकल जाएगी, और वेरी ऑटोमेटिकली आप वो भंवरा अट्रैक्ट करेंगे जो आपसे बिल्कुल, मतलब आपकी फ्रेग्रेंस, आपकी खूबसूरती, आपकी आपकी तरफ बस वो चलते चले आएगा। तो हमारी रिलेशनशिप कोचिंग में भी ये होता है कि या तो आपके हस्बैंड जो हैं उस भंवरे का रूप ले लेते हैं, बिकॉज आप इतना खिलने लग जाते हो, आपके अंदर की सुख शांति प्यार इतने तरीके से वो निकलता है कि आपके हस्बैंड आपकी तरफ वो खिंचते चले आते हैं, ठीक है। वो सब पास्ट एक तरफ हो जाता है और फिर आपको ये लगता है हाँ कि ये तो आपके सोलमेट है, राइट। मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल बता रही हूँ जो हमारे केसेस में सिर्फ 1% केसेस में हुआ है, कि अगर वो आपके लिए नहीं है तो वो आपके साथ ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो फिजल आउट हो जाते हैं, ठीक है। और उनके फिजल आउट होने से आपको दुख इसलिए नहीं होता बिकॉज आप अपने आप में एक इतना सुंदर फूल हो कि खुशी से खिले हुए हो। लेकिन उस खुशी से जब आप खिले हुए हो तो आपको उनके जाने का दुख नहीं होता है, लेकिन आप जिन भंवर को अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपके पास अपने आप आता है, तो आपकी लाइफ इन एनी केस बन जाती है। तो वो चीज है जो हर रिलेशनशिप में जरूरी है, कि वो तभी आएगी जब आप अंदर से खिलना शुरू करोगे, और वो तभी आएगा जब आप अंदर की आवाज सुन के अपने इमोशनल पेन को हील करना शुरू करोगे। वैसा होता है। Wow. Oh, a big round of applause for you, Parvati. थैंक यू, थैंक यू, It's थैंक been one of the most profound conversations we had at Veranda. And it was a very sensitive topic, but the way इतना आपने प्यार से बताया है, it has reached to so many people, and I'm sure बहुत लोग recording देखेंगे, and it's really going to help a lot many. और पारुल जी, I'll be sharing your number also on the post so that people can reach out to you, and we are like, we are very very big thing, you know, यदि परिवार खुशहाल हो जाए, रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं आपको लिंक भेज दूंगी, जो कैलेंडर लिंक है, बिकॉज फोन नंबर में कई बार ऐसे होता है कि अगर मैं सेशन में हूँ तो मैं ले नहीं पाती हूँ, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी और 2-3 लिंक्स भेज दूंगी, आप वो शेयर कर लीजिएगा। So hope you enjoyed the session. यस यस, डेफिनेटली। आपका बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये जो गाना है, मैं तो ये आई थिंक आपने पूछा था जो रह गया कि म्यूजिक कैसे हील करता है,
म्यूजिक डेफिनेटली बहुत बहुत आपको साथ देता है हीलिंग में, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज है कि अगर आप सैड है तो सैड म्यूजिक मत सुनिए, बिकॉज अगर आप सैड हैं और सैड म्यूजिक सुनेंगे तो सबकॉन्शियसली आप बहुत कुछ और अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप सैड हैं तो आप या तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए जहाँ पे लिरिक्स नहीं है, या अगर लिरिक्स सुननी है तो वो ऐसी लिरिक्स सुनिए जो आपको मतलब अपलिफ्ट कर दे। मगर सैडनेस में सैड म्यूजिक सुनने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस जो भी उसके लिरिक्स है ना उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वही चीज आपके लाइफ में आ जाती है। जैसे अगर मूड ऑफ है, जैसे जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू करी थी तो मैं वो सुनती थी, छोटा सा दिल है छोटी सी आशा मस्ती भरे मन में। वो जब आप सुनते हैं तो उड़ने की आशा, तो आप देखिए आसमान की तरफ। आपने ये भी पूछा था कि नेचर से कैसे आप आप बाहर जाते हैं, आप आसमान की तरफ देखिए, चिड़ियों की तरफ देखिए, फाउंटेन्स चल रहे हैं तो वहां देखिए, पानी से कनेक्ट करिए, जिससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको अपलिफ्ट कर देता है। आप फाउंटेन्स आप पार्क में जाए, फाउंटेन्स चल रहे हैं तो फाउंटेन्स की आवाज सुनिए, उसमें एक रिदम है अपने आप में, एक वो एक म्यूजिक है, तो ये चीजें आपको अपलिफ्ट करती है। लेकिन मूड ऑफ है, मूड ऑफ में सैडनेस के गाने सुनना लाजमी नहीं है। और मैं तो अपने क्लाइंट्स को ये भी बोलती हूँ कि सैड वाले गाने सुनने ही नहीं है। अच्छे हो, रिदम अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, लिरिक्स अच्छा है, लेकिन सैड वाले गाने सुनने ही नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ले रहा है और आपको पता नहीं चलेगा। गाने सुनने हैं, स्लो वाले भी सुनने हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले गाने सुनने हैं। वो बहुत हीलिंग होती है उससे। क्या बात है, वेरी नाइस पारुल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर थैंक यू सो मच। थैंक यू, सेशन। थैंक यू, थैंक और यू। दिल तो है का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, कहीं ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगी। तो यस, सोलमेट्स आर देयर बट दे कैन कम इन एनी फॉर्म। So that is what we have come to know today. Anybody who जो आपको ट्रैक दिखा रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, that can be your soulmate. और बस अपनी रिलेशनशिप्स ऐसे अच्छी रखे, आप खुद ब्लॉसम हो, आपके रिलेशनशिप ब्लॉसम हो जाएंगे। Life is bigger than relationship, so focus on yourself, focus on your life. Relationship is just a sub part of it. So on that note, I would request Ruby ji to sing a song, and for us, Ruby ji, if that's possible. And thank you everyone for this evening, for your time, and let's have beautiful blossoming lives. Thank you everyone. Thank you. This is Alila. Thank you, thank you. I'm signing off from Music Veranda. Ruby ji, एक गाना हो जाए फिर हम wrap up कर देंगे। पारुल जी ने बहुत सही कहा। मैं भी ना बहुत सैड, मुझे अच्छा लगता था, पर वो जो अंदर में अनकॉन्शियस माइंड में मुझे हो जाता है ना, मुझे अच्छा लगता था सोए सोए। अभी से तो मैं थोड़ा म्यूजिक रिदम वाले गाने सुन लूंगी। थैंक यू सो मच। मैं जगजीत सिंह जी का गाना गा रही हूँ। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, तो अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तुम अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान
होती है, ऊपर के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुके झुके सी नजर. थैंक यू. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच.